ओके, तो मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड आज फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन। नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट का नाम थोड़ा डिफरेंट है, उनमें है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जो बच्चे सीए फाउंडेशन के हैं उनके में एक लॉजिकल रीजनिंग एक्स्ट्रा है, जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग के अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सीएमए में नहीं है, यानी सीएमए का ओवरऑल जो लेंथ है ऑफ दिस सब्जेक्ट वो थोड़ी कम है। बिजनेस मैथमेटिक्स जो है वो सीए फाउंडेशन में थोड़ा ज़्यादा है, सीएमए में कम है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी सीएमए में थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू सीए। तो मेरी जो बुक्स मैं आप लोगों को दूंगा, जो बच्चे सीएमए कर रहे हैं उनकी एक ही बुक है जिसके अंदर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों है, और जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनकी 2 बुक्स हैं। ठीक है ना, चलिए। तो मेरा नाम आपको बताइए मयंक महेश्वरी है। मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ब्रीफ करना चाहता हूँ। पहले मैं ब्रीफ करूँगा उन बच्चों को जो सीए कर रहे हैं, फिर बाद में ब्रीफ करूँगा उन बच्चों को जो सीएमए कर रहे हैं। अच्छा, आज की क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं ना जो सीएमए कर रहे हैं? ओके, एक ही बच्चा है, बाकी सब सीए वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये जो पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स में, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अच्छा, इस पेपर के बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये तो बाद में समझेंगे। जो सीए फाउंडेशन है या सीएमए फाउंडेशन, दोनों में ही 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है? 100 मार्क्स। ये जो 4 पेपर्स हैं इनके नाम आप लोगों को पता है क्या है? अकाउंट्स, लॉ, मैथ एंड इको। वेरी गुड। ये 4 सब्जेक्ट सीए में भी हैं और सीएमए में भी हैं। चारों ही पेपर 100 मार्क्स की वेटेज कैरी करते हैं। आप लोगों को पता है आपको कितना मिनिमम स्कोर करना होता है इन सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए? वेरी गुड, 40। अच्छा, अगर आपके 40 चारों सब्जेक्ट में आ गए बाई चांस, ठीक है ना, तो बताइए आप पास हो जाओगे? क्यों? क्योंकि एग्रीगेट 50% भी आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, जब तक 50% एग्रीगेट नहीं बनेगा पास होना नामुमकिन है। मुश्किल तो नहीं बोलूँगा, नामुमकिन है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके 39 रह गए बट एग्रीगेट 200 से ऊपर हो गया, अच्छा 50% यानी 200 मार्क्स होता है। ठीक है ना, 400 का 50% 200 होता है। किसी एक सब्जेक्ट में 39 रह गए बट एग्रीगेट आपका 250 है, क्या आप पास हो जाओगे? अगेन नहीं। अच्छा, आपको सारे पेपर दोबारा देने हैं या कुछ ही पेपर दोबारा देना है? सारे दोबारा देने हैं। ऐसा नहीं कि भाई जिसमें बहुत अच्छे नंबर आ गए वो नहीं देना पड़ेगा, सारे दोबारा देने हैं। क्लियर हो गई बात? तो थोड़ा हमको सोच समझ करके अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपको 4 अलग अलग रजिस्टर्स बनाने हैं। आपको हर क्लास के अंदर कैलकुलेटर लेके आना है। हर क्लास के अंदर कैलकुलेटर के साथ साथ अगर आप चाहें तो वाटर बॉटल एंड पेन भी लाना ही है। वाटर बॉटल आप लाना चाहे तो अपनी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेटर हमारी जो सीए की जर्नी है इसके अंदर आपका लेफ्ट हैंड है। क्या है? लेफ्ट हैंड। राइट हैंड आपका राइट हैंड ही रहेगा, बट लेफ्ट हैंड क्या है? आपका कैलकुलेटर है। अब हमें पता है कि अगर हमें कोई भी काम जल्दी करना है तो 2 हाथों की हेल्प से जल्दी हो सकता है। अब अगर आपको पेपर जल्दी देना है तो आपको बोथ हैंड्स का यूज़ अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, राइट हैंड एंड कैलकुलेटर जो कि आपका कैलकुलेटर है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड जो कि आपका कैलकुलेटर है। बात समझ आ गई? दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका पेपर जल्दी कंप्लीट करवाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पता क्या करते हैं, क्लास में मोबाइल फ़ोन पे कैलकुलेटर यूज़ करने लगते हैं, बट वो बात बन नहीं पाती एग्जाम के अंदर। क्योंकि एग्जाम में जब आपको ये कैलकुलेटर मिलता है, आपका इस पर हाथ ही सेट नहीं होता। जब हाथ सेट नहीं होता तो आप जल्दी यूज़ कर नहीं पाते कैलकुलेटर, और आपका टाइम वेस्ट होता है और आपका एग्जाम कहीं ना कहीं छूट भी जाता है। एग्जाम पूरा टाइम पे देना है तो इसको भी अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज़ कैसे अच्छी तरीके से करना है ये आपको मेरे ही सब्जेक्ट में पता चलेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा ज़रूरत होती नहीं है, लॉ में ऐसा ज़रूरत होती नहीं है, अकाउंट्स में ज़रूरत होती है बट बहुत बेसिक, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। बट मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर का यूज़ एक अलग लेवल पर लेकर के जाता है और आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी कैलकुलेटर पे, ट्रिक्स वगैरह, कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि छोटा सा डिवाइस इतनी सारी चीज़ें कर भी सकता है। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ये वाला सब्जेक्ट। अच्छा, अबाउट सीए अगर हम कुछ बात करें, आप लोगों को पता है सीए एज अ कोर्स कैसा है, क्यों कर रहे हो सीए? किसी ने प्रेशर डाला, खुद से मन किया, रिसर्च करी, क्यों कर रहे हो सीए? बताओ, मैं सबसे जानना चाहूँगा। मुझे एक तो नाम नहीं पता आप लोगों का, फर्स्ट क्लास है तो पहले तो आपका नाम पता है मुझे, जसलीन, क्योंकि वो एक क्लास के लिए आई थी जसलीन, फिर गायब हो गई। आपका नाम क्या है?
आपका 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 तान्या, भारती, स्वप्निल, ओके। आप हिमांशु, आप प्रफुल्ल, प्रगुल, अच्छा थोड़ा डिफरेंट नेम है, वेरी गुड। आपका निधि, कृतिका, ओके। तो मुझे कुछ टाइम लगेगा आप लोगों के नाम याद होने में, ठीक है ना, ये कई बार गलत नाम से भी पुकार सकता हूँ, मेरी इतनी शार्प नहीं है। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगा कि हमें सीए करना है, बताइए, अपने अपने रीजंस देने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा कि सीए है क्या चीज़। पता तो होना चाहिए भाई, जिस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिस चीज़ का शुरुआत हो रही है, उसके बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है ना। जैसे कोचिंग सेंटर पे आते हो, सुबह पढ़, अगर आपको सुबह 9 बजे आपकी क्लास कर दी जाए तो आप 7, साढ़े 7, 8 बजे तक सो करके उठोगे, बट उसमें भी आपको क्या लगेगा कि यार थोड़ा और सो ले चले जाएंगे, थोड़ा और सो ले चले जाएंगे, अच्छा आज नहा कर दी जाएंगे, थोड़ा और सो लेता हूँ, ठीक है, अच्छा आज ब्रेकफास्ट में कुछ छोटा मोटा खा के चले जाएंगे, थोड़ा और सो लेता हूँ, एक आलस आता है। बट वहीं अगर किसी दिन आपका कोई मैच है, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, कोई भी आपको स्पोर्ट अच्छा लगता है, या जिस चीज़ में हॉबी है, कोई वो चीज़ आपको 9 बजे उठने को बोल रहा है, तो आप तुरंत उठ जाओगे। अब तो 8 बजे के, अब तो 6 बजे नींद खुल जाएगी कि अरे आज तो क्रिकेट मैच है, खेलने जाना है, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में, उसमें ऑटोमेटिकली आपका डेडिकेशन, डिवोशन सब दिखता है। तो हमें भी सीए नॉलेज, जो सीए कोर्स है, इसके बारे में एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है पहले। तो कुछ लोग तो होते हैं जो भाई घर वाले बोल रहे हैं कि सीए कर लो, अच्छी चीज़ होती है तो कर रहे हैं भाई, बट कुछ अता पता नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। तो क्यों, आप लोगों से जानना चाहता हूँ क्यों आप लोग सीए कर रहे हो, बताओ। जसलीन बताएगी सबसे पहले। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट है, ओके। कहाँ से सीए के बारे में सुना, कहाँ से, खुद से रिसर्च करा, घर वालों ने बताया, उनने गाइड किया, कजन्स ने गाइड किया, आप बताइए। अच्छा, कॉमर्स इसलिए ली थी सीए करने ने, तो एकदम बचपन से है ना, घर वालों जैसे ही पैदा हुई थी, अरे तुम सीए बनोगी ठीक है ना, तो इसको पहले से बताता भाई मुझे कॉमर्स लेनी है, सीए करना है, क्योंकि घर वाले बैलेंस शीट, ए फॉर एसेट्स, बी फॉर बैलेंस शीट, यही सिखाते होंगे, सी फॉर क्रेडिटर्स, ठीक है, चलो डी फॉर डेटर्स। चलिए आप बताइए, अलग से बताओ, अच्छी नहीं ओके। कब जाना आपने आखिरी बार फी के बारे में? ओके, मतलब आपने 1 साल लगा दिया यहाँ तक आने के लिए? ओके ओके, चलिए ओके ओके। पहले सीपीटी हुआ करता था, बट काफ़ी टाइम से फाउंडेशन चल रहा है। मुझे लगा कि अच्छा मोटिवेशन मिला, मतलब मेरी मोटिवेशन क्या, जिन्हें कमज़ोर होते हैं पहले मोटिवेटेड हैं, ठीक है, ओके। स्वप्निल बताइए। अकाउंट्स में इंटरेस्ट था, ओके। आप बताइए। दीदी मोटिवेट किया कि सीए करो। अच्छा देखो, जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है बीकॉम भी करते हैं वो लोग, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स भी कर लेते हैं वो लोग, तो हाँ ये सही बात है बोल रहे हैं। आपका सरनेम बंसल है या राठी है, क्या है? निगम। अरे आप तो निगम बने होते हैं क्या? निगम तो पंजाबी होते हैं, काइस होते हैं, ओके ओके ओके। मुझे लगा बनिया है, जैसे ने बोला पैसा ठीक है। आप बताइए, आपके क्या इंटरेस्ट, क्या कैसे मोटिवेशन मिला सी में इंटरेस्ट है? चलो पहले सी के बारे में कुछ जानते हैं हल्का फुल्का। सी को पहली बात तो फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आपको ये बात पता है? क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीजन। आप देखोगे जितनी भी बड़ी कंपनीज ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, जिसको जितने भी सीएफओ होते हैं वो एक तरह से सीईओ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसका काम करते कंपनी के फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है। अब देखो कि ज़्यादातर मैक्सिमम 99% कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि को एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है कंपनी की, ठीक है ना। तो कुछ तो होगा भाई वेटेज कि भाई इतना बड़ा उनको एक दर्जा दिया जाता है। अच्छा, कॉमर्स की लाइन में सीए से ऊपर कोई नहीं होता। कॉमर्स की फील्ड में अगर कोई आपको पायनियर बनना है, एकदम टॉप पे जाना है, तो आप सीए कर लो, ठीक है ना। फाइनेंशियल बैकबोन क्यों बोला जाता है? जितनी भी कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी स्पेशली अगर बात करें, तो इनको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्क्लोज करने होते हैं पब्लिक को। पढ़ा है आप लोगों ने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैंने अपने रिजल्ट आपको दे दिए कि भाई मैंने ये साल में इतनी सेल्स करी, इतना कमाया, ठीक है ना, और मैं आपको बोल रहा हूँ लाओ जी मुझे लोन दो, लाओ जी मुझे उधारी पे सामान दो, मतलब मैं आपसे सामान खरीदता हूँ, कस्टमर को बेचूंगा, पैसा जाएगा तब मैं दे दूंगा, तो आप ये एक रिस्क ही लोगे मेरे साथ लोन दे करके या फिर अपना सामान मुझे क्रेडिट पे दे करके। तो आप कहीं ना कहीं ये देने से पहले क्या बोलोगे, लाओ जी पहले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ कि कैसे हैं, अगर अच्छे होंगे तो हम आपको देंगे, वरना हम आपको नहीं दे सकते। अच्छा, मुझे भी ये चीज़ पता है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर आप मुझे सारा सामान लोन सस्ते में दे सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज कर सकते हो, सारी चीज़ दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं मैं मैनिपुलेट भी तो कर सकता हूँ उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बोलो हाँ या ना। मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरी सेल अगर 1 करोड़ है तो 100 करोड़ दिखा देता हूँ, मुझे तो बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा बढ़ा करके दिखा देता हूँ। इससे एक और चीज़ होगी, अगर मेरे प्रॉफिट बहुत हाई होंगे, ग्रोथ हाई होगी, तो मेरा शेयर प्राइस कंपनी का ज़्यादा होगा मार्केट के अंदर। ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ये चीज़ मैनिपुलेट ईजिली कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको भी पता है कि हो सकता है कि ये मुझसे लोन लेने के लिए मैनिपुलेटेड अकाउंट्स दिखा रहे हो, तो भाई कोई तो एक पर्सन होना चाहिए जो मोहर लगाए कि भाई ये जो बंदा दिखा रहा है वो सब ठीक है, और आप लोग ब्लाइंडली उस पर विश्वास कर पाओ। वो बंदा होता है सीए, ठीक है ना। सीए का काम सिर्फ ये नहीं है कि भाई पढ़ा खत्म, जॉब करी खत्म। सीए प्रैक्टिस करता है, सीए कंपनीज में जा जाकर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, उन पर स्टैंप लगाता है, अपनी साइन करता है, और अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई चैलेंज नहीं करता कि भाई ये सीए के साइंड है तो एकदम ठीक हो गया। ये होती है पावर ऑफ सीए, इसलिए सीए को बोला जाता है फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ इंडिया। तो आप एक ऐसी पोजीशन पे जाने वाले हो कुछ टाइम बाद जिसके साइन की बहुत इंपॉर्टेंस होगी। टेरी जो सीए होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप रजिस्टर के पास जाते हैं, तो उसमें भी जो टेरी सीए का साइन होता है ना? बिल्कुल होता है, जब ऑडिट पे जाते हैं तो वहाँ पे होता है बिल्कुल कि भाई किसने कौन सा काम किया है, ठीक है ना, उसमें भी होता है। बट अल्टीमेटली जब दिक्कत आती है, गलतियाँ पकड़ी जाती हैं, तो उनको कुछ नहीं बोला जाता, मेन सीए को बोला जाता है कि ये तुम्हारे अंडर काम कर रहे थे, तुम्हें देखना चाहिए था। बात समझ आ रही है ना, क्लियर है? चलिए, तो एक सीए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूड प्रोफेशन। अगर आप सीए बन जाते हो, ठीक है ना, आपसे कोई भी तू मैं नहीं करेगा कि यार तूने करा क्या है, ठीक है ना। वो जैसे कि यूपीएससी कर लेता ना, आईएएस बन जाता है बंदा, उसी लेवल की चीज़ है भाई सीए भी, ठीक है ना। फ़र्क है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए, अब आ जाते हैं वापस अपने सब्जेक्ट के ऊपर। हम जो फाउंडेशन लेवल है इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें से एक सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, एक सब्जेक्ट और है लॉ। लॉ आपको क्या मैं पढ़ाऊंगा, आंसर इज नो। बट लॉ जो सब्जेक्ट है इसमें 60% तो लॉ है, बट 40% है बीसीआर, ठीक है ना। बीसीआर, ये बीसीआर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको टोटल 140 मार्क्स का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं सीए फाउंडेशन लेवल पर। 100 मार्क्स का पेपर नंबर 3 एंड 40 मार्क्स का पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स होता है, आपको अभिजीत सर पढ़ाएंगे, आपकी डेमो उन्हीं के साथ हुई थी। और पेपर नंबर 4 होता है इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, वो आपको ईशान सर पढ़ेंगे, उनकी डेमो आपकी सैटरडे को होगी। ओके, सैटरडे। चलिए, तो ये जो पेपर है पेपर नंबर 3, ये 100 मार्क्स का पेपर है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये होती है 2 आवर्स। पेपर नंबर 1 एंड 2 अकाउंट्स एंड लॉ ये होते हैं 3-3 घंटे के, बट पेपर नंबर 3 एंड 4 मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये होते हैं 2-2 घंटे के। अच्छा, जो पहले तो पेपर्स होते हैं ये होते हैं सब्जेक्टिव, मतलब समझ आता है, आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख कर आओ, जैसे 12th क्लास में बोर्ड्स में आप लोगों ने लिख कर आए हो। बट पेपर नंबर 3 एंड 4 जो है ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 1 मार्क ईच, तो 100 नंबर का पेपर बन गया। और हर क्वेश्चन आपको करना होता है, जितने करोगे उतना बेटर है, 120 मिनट के अंदर टोटल सारे क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट आपको मिलते हैं, यानी मोटा मोटा देखा जाए एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.2 मिनट है। कितने मिनट है? 1.2 मिनट। सेकेंड्स में कितना हो गया ये? 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स, यानी आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 72 सेकेंड्स मिले हैं। अब जब आप पढ़ोगे मेरे साथ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे मेरे साथ, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, हमें हर एक क्वेश्चन 72 सेकेंड्स के अंदर करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे, और पूरा पेपर नहीं कर पाए तो मार्क्स भी कम आएंगे, और फिर मुझे बुरा लगेगा भाई, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि एक क्वेश्चन 72 सेकेंड्स में हो जाए। अच्छा, 72 सेकेंड्स भी मैं 60 सेकेंड्स लेकर के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई 20 मिनट रिवीजन करने में भी तो लगाओगे। अगर 120 मिनट आपको मिलता है तो ये थोड़ी ना एकदम एक आखिरी सेकंड पे आपका पेपर कंप्लीट हो। रिवीजन भी करोगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर रीड करोगे, तो मोटा मोटा देखा जाए 20 मिनट को सेट असाइड कर दो, तो आपके पास 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 मिनट्स हैं।
यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट। अगर आपके क्वेश्चंस 1 मिनट में एक क्वेश्चन होता है तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक चल रही है। स्टार्टिंग में नहीं होंगे, स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट लगाओगे, ठीक है ना। बट जब प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स, कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, तो एक टाइम ऐसा पक्का आएगा कि आपका एक क्वेश्चन 15-16 सेकंड, 20 सेकंड में हो जाएगा। 1 मिनट तो आपको बहुत लंबा लगेगा फिर, ठीक है जी। तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब आपका जो पेपर है, पेपर नंबर 3, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि 40 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट 2 है आपका लॉजिकल रीजनिंग जो 20 मार्क्स कैरी करते हैं। पार्ट 3 आपका स्टैटिस्टिक्स जो अगेन 40 मार्क्स कैरी करता है। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 100 नंबर का। क्लियर है? अब इसके अंदर ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 10th तक ही मैथ्स 11th 12th में नहीं थी, क्या मेरा हो जाएगा? उन बच्चों को आंसर दे रहा हूँ मैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या किसी भी बच्चे ने, चाहे साइंस वाला बच्चा हो, चाहे बायो वाला हो, चाहे आर्ट्स वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, क्या लॉजिकल रीजनिंग स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है? नहीं। तो ये तो सभी के लिए न्यू है, सभी के लिए न्यू है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स तो हर कॉमर्स का बच्चा पढ़ता है, चाहे मैथ्स लिए हो चाहे मैथ्स ना लिए हो, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो क्या इसमें भी कोई डरने वाली बात है? जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, नहीं, उनके लिए ये तो हर एक के लिए एट पार है ना भाई। जिसके पास मैथ्स थी, जिसके पास मैथ्स नहीं थी, दोनों के लिए एट पार है। एक थोड़ा सा एडिड एडवांटेज जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है 11th 12th में, उनको मिलता है सिर्फ 40 नंबर के अंदर, वो भी पूरे 40 पे नहीं मिलता। अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं बिजनेस मैथमेटिक्स का, तो ध्यान से देखना। इंडेक्सेस एक चैप्टर है जो 11th 12th में नहीं पढ़ाया जाता। इट इज़ ऑल अबाउट पावर। पावर कौन सी पावर? जो जिम जाके आती है वो वाली नहीं, ठीक है ना। 2 to the power 5 ये वाली पावर, ठीक है ना। ये चैप्टर 11th 12th में नहीं पढ़ाया जाता, ये आपको 10th क्लास तक ही पढ़ा दिया जाता है उससे पहले ही, कि पार्ट्स को कैसे डील करना है। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक मैथ्स वाले स्टूडेंट को कोई एडवांटेज नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स पढ़ के 11th 12th में तो मुझे एडवांटेज मिलेगा। लॉगरिथम्स में किसी को एडवांटेज नहीं मिलता, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन में किसी को एडवांटेज नहीं मिलता, क्योंकि ये सब 10th क्लास तक आप पढ़ लेते हो। और जो लॉगरिथम्स में आप पढ़ते भी हो एक्स्ट्रा, ठीक है ना, वो 11th 12th क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता। तो लॉगरिथम्स एक ऐसा चैप्टर है जो एक मैथ स्टूडेंट के लिए, एक नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए सेम ही है। दोनों ही पहली बार उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो इसके अंदर लिखी गई हैं। अच्छा, इक्वेशंस 10th क्लास तक आप लोग पढ़ लेते हो। लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 11th 12th क्लास में नहीं पढ़ा जाता इसको। लीनियर इनइक्वालिटीज़ बहुत ईजी चैप्टर है, ये भी एट पार समझो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, एक क्लास का चैप्टर है पूरा और बहुत ईजी, सबसे ईजी चैप्टर। अच्छा, पहला चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स थे उनको एक एडवांटेज मिलता है। पहला चैप्टर, अब तक हमने जितने चैप्टर देखे, पहला चैप्टर। एपीजीपी यानी कि अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 10th क्लास तक आप पढ़ लेते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर याद है आप लोगों को? सीक्वेंस एंड सीरीज 10th क्लास तक ही पढ़ा दिया जाता है स्कूल में। याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता एक मैथ स्टूडेंट को जिसके पास 11th 12th में मैथ्स होती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगेन कोई एडवांटेज नहीं है मैथ नॉन मैथ को। जितना स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, वो 11th 12th में नहीं पढ़ाया जाता। जितना 10th तक पढ़ाया जाता है 11th 12th में ये सब नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो 11th 12th में नहीं पढ़ाया जाता। ये चैप्टर में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा भी चीज़ें हैं और वो 11th 12th में नहीं पढ़ाई जाती। तो ये भी एट पार हो गया भाई सबके लिए। इसमें आप बोल सकते हो कि भाई जिसके पास मैथ्स उसको एडवांटेज है, नहीं बोल सकते। सेट रिलेशन फंक्शन आप बोल सकते हो कि एक एडेड एडवांटेज मिलता है बच्चों को जो 11th 12th में मैथ्स पढ़ के आते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में एक एडेड एडवांटेज मिलता है उन बच्चों को जो मैथ्स पढ़ करके आते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं जिसमें मैथ वाले बच्चों को एडवांटेज मिल रहा है? सिर्फ 4। और इनकी वेटेज कितनी है वो सुन लो। मैक्स टू मैक्स 2 से 4 नंबर का ये आता है। मैक्स टू मैक्स 2 से 4 नंबर का ये आता है। मैक्स टू मैक्स 2 से 4 नंबर का ये कंबाइंड आता है कैलकुलस। ये कैलकुलस चैप्टर का नाम है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। तो अगर हम लोअर देखें 2 + 2 + 2 6 और हायर देखें 4 + 4 + 4 12, यानी कि 6 से लेकर के 12 नंबर तक का एक एडवांटेज मिलता है उन बच्चों को जो 11th 12th में मैथ्स पढ़ करके आते हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो क्या ये बोलना कि भाई मेरे पास मैथ्स नहीं थी, मेरा सीए होगा कि नहीं होगा, ये बात जस्टिफाइड है? खुद सोच करके बताओ, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैथ्स जो है सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर है, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर तो मैथ्स भी नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं मुझे कि सर मेरे पास मैथ्स नहीं है, मेरा सीए हो जाएगा। मैं क्या बोलूँ उनको? मुझे हंसी आ जाती है, ठीक है ना, मुझे हंसी आता है। बोलता भाई 12 नंबर की मैथमेटिक्स है,
जो 11-12 में पढ़ाई जाती है आउट ऑफ 100 मार्क्स, वो भी सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे। उसके लिए अगर तुम ये सोचते हो कि मेरा सीए हो जाएगा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई फिर तो, ठीक है ना। चलिए, तो आपको एक ओवरव्यू भी मिल गया कि बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि आपका 40 नंबर का है, इसके अंदर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं बेसिकली। अब आ जाते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो अगेन 40 मार्क्स का है। इसके अंदर आप देखो जो चैप्टर्स हैं वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा थ्योरी चैप्टर, फिर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रैक्टिकल चैप्टर, बट आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ होता है, मीन मीडियन मोड पढ़ा है, याद है, वही है उसके अंदर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन प्रैक्टिकल चैप्टर आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, याद है आपको, रेंज, ये सारी चीज़ें आपने स्कूल लेवल पे पढ़ी है। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग सीए फाउंडेशन पे पहली बार पढ़ते हो, और ये हर बच्चा पहली बार पढ़ता है, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, ठीक है ना। फिर इंडेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर जो आप पहली बार पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ होता है, एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ऐसा चैप्टर है जो आप पहली बार पढ़ते हो, ठीक है ना। तो अगेन अगर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो एक चैप्टर ऐसा होता है जो मैथ्स वाले स्टूडेंट को एक एडवांटेज देता है, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट 11-12 में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, 10th क्लास तक वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। बात समझ आ गई आप लोगों को। अगेन इसकी वेटेज कितनी है, 2 से 3 नंबर। और लॉजिकल रीजनिंग तो पहली बार हर बच्चा पढ़ रहा होता है फाउंडेशन के अंदर, 12th क्लास तक कोई नहीं पढ़ाता इसको। और इसके अंदर चैप्टर्स देखो कौन कौन से हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट पहला चैप्टर, डायरेक्शन टेस्ट दूसरा, सीटिंग अरेंजमेंट तीसरा, और ब्लड रिलेशन आखिरी। और ये जो है ना 20 नंबर, ये है एकदम आइसक्रीम। क्या है, आइसक्रीम, जो पकड़ो खाओ मज़ा आता है खूब, ठीक है ना। ऐसे ये 20 नंबर ऐसे हैं, प्रैक्टिस करो आराम से, नहीं आ पा रहा भाई, ठीक है ना। आपको जो पास कराएगा ना मैथ के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 20 आउट ऑफ 20 पक्के आएंगे अगर अच्छे तरीके से कर लोगे तो, ईजी, ठीक है ना, वेरी ईजी। तो मैथ्स के पेपर में फेल होना मुश्किल है, सच बताऊं तो। पास होना मुश्किल नहीं है, फेल होना मुश्किल है अगर आप ठीक से पढ़ो तो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको आपके पूरे सिलेबस से एक बार रूबरू करवा दिया, आपको बता दिया कि भाई ये आपको पढ़ना है, सारे चैप्टर्स आप लोगों ने देख लिए। अंदर का कंटेंट तो हम पढ़ेंगे भाई, अभी 3, साढ़े 3, 4 महीने लगेंगे हम लोग को, बट एक बार पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। चलिए, तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, कैरिंग 1 मार्क ईच। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो रॉन्ग तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 0। अगर छोड़ दिया 0, और करा गलत किया तो -0.25, और किया सही किया तो 1 नंबर। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ना सही है। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ना सही क्यों है? अगर सही हो गया तो भाई 1 नंबर भी तो मिल सकता है, बट अगर गलत हो गया तो -0.25 भी हो सकता है, बट एक बेटर है -0.25 से। तो सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है, हमें पता है कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सही होगा। तो अगर आप तुक्का मारते हो, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और गलत होने की, यानी 25% चांस है कि आपका 1 नंबर आएगा, और 75% चांस है कि आपका -0.25 आएगा। तो ये जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि ज़्यादा होती है, इसलिए छोड़ना बेटर होता है। आई आपको बात समझे वाली। अच्छा, अगर आपने 4 क्वेश्चंस किए एंड गलत किए तो आप कितने नंबर लूज कर दोगे? 5 करोगे, 1 करोगे? अगर आपने 4 क्वेश्चंस किए गलत कर दिए, आपके कितने नंबर? 99 आ जाएंगे। अगर आप बोलते हो 1 नंबर लूज करोगे, यानी कि आपके 99 आने चाहिए, ऐसे तो आपके 95 आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि लेट्स आपके 100 क्वेश्चंस है, आप 96 क्वेश्चंस ठीक करके आए, 97, 98, 99, 100 ये 4 क्वेश्चंस गलत करके आ गए, तो आपके 99 मार्क्स आएंगे या 95 आएंगे? 95 आएंगे। अगर 4 क्वेश्चंस गलत करते हो तो 1 नंबर नहीं जाता, 5 नंबर जाते हैं। 4 नंबर तो गए क्योंकि गलत हो गया, और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का। आई बात समझ आप लोगों को? हाँ, समझ आ रही है ना? ये दिमाग में बैठाना है, ये साइकोलॉजी है जो समझनी है आप लोगों को। आपको लगता है कि 4 क्वेश्चन गलत हो तो 1 ही नंबर तो जाएगा, 1 नहीं जाता, 5 जाते हैं। 4 तो गलत होने के गए और नेगेटिव मार्किंग का 1 भी चला गया। ओके जी। बट अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते तो आपके 4 नंबर जाते हैं, आपका नेगेटिव मार्किंग बच जाती। ठीक है ना? तो हमेशा क्या बेटर है एग्जाम में, जब क्वेश्चन नहीं आता छोड़ के आना, करके आना हमेशा एक बेकार ऑप्शन रहता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चा बेचारा पास हो जाता बट तुक्के के चक्कर में फेल हो गया। हाँ, छोड़ोगे तो अब इसकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आपको समझाऊंगा जब आखिरी के लेक्चर्स चल रहे होंगे, रिवीजन सीरीज चल रही होगी, मॉक टेस्ट सीरीज चल रही होगी, तब मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कि आपको मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करके आना है। ये अभी का पॉइंट नहीं है, एकदम एंड वाली क्लासेस का पॉइंट है।
ठीक है ना। उसमें आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से मैथ्स का पेपर करके आओगे और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा जो आप करके आए उस पर। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आपका कंटेंट जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अंदर आपको लग रहा होगा, आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए वैसे कि सर ये हमें समझ आ गया कि 3 पार्ट हैं, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ग्रीन में हाईलाइटेड क्यों हैं? ठीक है, गलती से हो गया, आपने जानबूझ के किया है, ठीक है ना, ये जानबूझ के किया गया है। क्या है समझो। अगर आप ग्रीन कंटेंट देखो तो पूरे कंटेंट का लेस देन 50% देखेगा आपको। देख रहे देखो, बिजनेस मैथमेटिक्स के कॉलम में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है और एक ही ग्रीन है, ठीक है ना। और स्टैटिस्टिक्स में 4 ग्रीन है आउट ऑफ 7 और लॉजिकल रीजनिंग में चारों ही ग्रीन है। ये ग्रीन पोर्शन वो पोर्शन है जो अगर आप कर लेते हो आप 60% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लोगे, बल्कि मोर देन 60%, 60 कम बोल रहा हूँ मैं, मोर देन 60%। ये वो पोर्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है आपके सिलेबस का, इस वाले सब्जेक्ट का। सुनो कैसे। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का आता है ना, मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ अकेला ये वाला चैप्टर 15 नंबर का आता है। बताओ रिमेनिंग बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और नंबर कितने बच गए? 25। यानी एट एन एवरेज हर चैप्टर कितने मार्क्स का बचा? 2.5। और एक अकेला चैप्टर 15 नंबर का रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा मुझे बताओ, 40 में से अगर 15 आप सिक्योर कर ही रहे हो या 15 मार्क्स अपने चैप्टर सबसे पहले पढ़ लिया, तो आपको कितना परसेंटेज बिजनेस मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया? अराउंड 40%। अगर 16 नंबर होते तो 40% होता है एग्जैक्ट। अराउंड 40% आपका बिजनेस मैथमेटिक्स सिर्फ एक चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है। आ रही है आपको कोई बात समझ? और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो पहले ये 4 चैप्टर्स हैं, ये आपके मान के चलो अराउंड 25 मार्क्स कवर कर लेते हैं। अच्छी बात पता है क्या है? इन चैप्टर्स को कराने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगता है अगले 3 चैप्टर्स करने में। ये चैप्टर्स इजी हैं एंड स्कोरिंग है, और ये चैप्टर्स मुश्किल हैं एंड लेस स्कोरिंग है। इसलिए इनको मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाला है कि भाई जल्दी हो जाएंगे, इजी हैं और आपको नंबर भी अच्छे दिलाएंगे। और ये चैप्टर मुश्किल है, टाइम लेंगे और नंबर भी कम दिलाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, और लॉजिकल रीजनिंग 5 क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर मैं आज से लॉजिकल रीजनिंग शुरू करा दूँ ना, आज से 5 क्लास काउंट करो, आपका 20% सिलेबस कंप्लीट बाय वेटेज, ठीक है ना। तो एकदम ये मस्त आइसक्रीम है, करेंगे बाद में करेंगे। अच्छा, मेरा किस तरीके से मैं सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ ये भी आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट करवाऊंगा, यानी कि मैं पहला चैप्टर जो आप लोगों को आज शुरू कराऊंगा वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको ये चैप्टर्स कराऊंगा इन सीक्वेंस, और जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको ये 4 चैप्टर्स कराऊंगा इन सीक्वेंस, और इसके बाद फिर हम बिजनेस मैथमेटिक्स शुरू कर देंगे इन सीक्वेंस, फिर स्टैटिस्टिक्स के 3 चैप्टर, हमारा सिलेबस कंप्लीट। आ गई बात समझ आप लोगों को? हमें किस ऑर्डर में पढ़ना है? पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर पहले 4 चैप्टर और फिर अगले 4 चैप्टर, और फिर ऑर्डर चलेगा बिजनेस मैथमेटिक्स के जो रिमेनिंग चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स के जो रिमेनिंग चैप्टर है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? इसका रीज़न बताऊँ। हम लोगों को जब भी पढ़ते हैं रिवाइज करना होता है बाद में। ऐसा नहीं है कि पढ़ के सीधा एग्जाम देने चले गए। स्कूल लेवल में भी क्या डायरेक्टली बोर्ड्स दे दिए थे? इंटरनल्स दिए थे, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली दिए थे, प्री बोर्ड्स दिए थे, प्री बोर्ड्स ऑफ हाफ ईयरली के बीच में भी टेस्ट दिए थे, तब जाकर के तो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हुए थे। अगर मैं आप क्लास में पढ़ करके डायरेक्टली एग्जाम देने चले जाओ फाउंडेशन का, तो अच्छे नंबर आएंगे क्या? नहीं। आपके बीच में कई बार टेस्ट होंगे, आपको रिवाइज करना है, तब जाकर के आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब जो चैप्टर आप एंड में करोगे उसमें रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, कम टाइम मिलेगा? कम टाइम मिलेगा। अगर जो चैप्टर्स आपके मान के चलो सितंबर के महीने में हो रहे हैं, उसके लिए रिवीजन के लिए कितना टाइम मिलेगा? अक्टूबर, सिर्फ नवंबर में तो एग्जाम है। पर जो चैप्टर्स अभी हो रहे हैं जून में, जुलाई में, इनके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो हमें ज़्यादा टाइम किन चैप्टर्स के लिए चाहिए होता है? जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं? इंपॉर्टेंट। तो क्या बेटर रहता है कि पहले भाई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो कि उनके रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिले, और बाद में उन चैप्टर्स को करो जो कम इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं रिवीजन की इतनी जरूरत भी नहीं है। आ रही बात समझ? मेरी स्ट्रैटेजी समझ आ गया आप लोगों को क्या है? क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आप बिजनेस मैथमेटिक्स पहले पूरा क्यों नहीं करा रहे, फिर स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग आप जंप क्यों कर रहे हो? तो उनका ये आंसर है भाई, ठीक है ना, कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको ज़्यादा टाइम चाहिए रिवीजन के लिए। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे, तो इसलिए पहले इनको हम कर लेते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सीएमए में इंपॉर्टेंट है कि बस सीए के लिए? वेरी गुड। सीएमए वाले बच्चे सुनो, पहली बात, सीएमए वाले बच्चों के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग नहीं है।
दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बच गए अब मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के, वो सेम ही है दोनों लेवल के लिए, ठीक है ना। सीएमए में भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, ठीक है ना। बट सीएमए में इस चैप्टर का नाम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका जो पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है जो सीएमए कर रहे हैं, बट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मिक्स होता है। आप मान के चलो आपका 70% पेपर तो ऑब्जेक्टिव जैसा सा होगा, यानी उसके अंदर एमसीक्यू होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग होंगे, इस टाइप के होंगे 70 नंबर के क्वेश्चंस, और रिमेनिंग 30% जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी वो लिखने वाला होगा प्रॉपर, ये आपका रहता है। आपका ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सीएमए में फाउंडेशन लेवल पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, बट सीए के अंदर पेपर नंबर 3 और 4 में नेगेटिव मार्किंग होती है। सीए के अंदर भी जो पहले 2 पेपर है अकाउंट्स एंड लॉ, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्लियर होगी बात आप लोगों को? आगे बढ़े, पक्की बात। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, सोचो भाई। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है आपको इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि आपको पास होना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें बोल रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मैंने अब तक पढ़ा है, जी है ज़िंदगी, ठीक है ना, उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप लोगों को तो ये लगेगा कि सर हमें तो पास होना है इसलिए आप पढ़ा रहे हो, बट बिलीव मी, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करते हो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो, चाहे सीए नहीं होता तब भी, सीए का क्लियर नहीं होता तब भी। समझना रीज़न, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है एक सक्सेसफुल इंसान वो है जो अच्छे से कमा लेता है और उस कमाई को अच्छे से मैनेज कर लेता है। मेरे हिसाब से कमाई कैसे की जाती है ये मैं नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद करना। आप सीए करोगे, जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप कमाओगे, बट इस कमाई को मैनेज कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा थ्रू दिस चैप्टर, ठीक है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा थ्रू दिस चैप्टर। तो अब बताओ, कमाई को मैनेज, पैसे को मैनेज कैसे करना है? क्या इसको हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें फाउंडेशन में पास होना है, या हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ लेसन सिखाएगा? खुद सोच करके बताओ। हमें ऐसे पढ़ना है कि हमें लाइफ में कुछ लेसन सिखाएगी ये चीज़, इसलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर को पढ़ो, बट ऐसे मत पढ़ो कि पास होना है इसलिए पढ़ रहे हैं। हाँ, इसकी वेटेज ज़्यादा है, पास आपको कराएगा, अच्छे नंबर दिलाएगा, बट इसको पढ़ने के पीछे का जो लॉजिक रखो वो रखो कि भाई मुझे ज़िंदगी में अगर पैसा मैनेज करना सीखना है तो चैप्टर ज़रूरी है मेरे लिए। ओके, तो जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि हम एक लाइफ लेसन सीख रहे हैं, एक लाइफ लर्निंग सीख रहे हैं, ना कि हम एक सिलेबस कर रहे हैं फाउंडेशन का। ओके, क्लियर? चलिए, तो एक कोट है, वर्क अंटिल योर आइडल बिकम्स योर राइवल। समझ आती है बात? अच्छा, आज की डेट में आप लोगों के आइडल्स कौन है? कोई तो होंगे। किसी के लिए होते हैं रतन टाटा जी, किसी के लिए होते हैं अंबानी जी, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई। आपके कौन है? कोई तो आइडल्स होंगे जो आप सोचते होंगे मुझे ऐसा बनना है। कुछ लोग के पेरेंट्स भी होते हैं, बट पेरेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखना है, राइवल नहीं बनाना उनको, ठीक है ना। एलॉन मस्क, ठीक है ना, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है एलॉन मस्क, मुझे एलॉन मस्क जैसा बनना है, बट अगर वैसा बनना होता तो बचपन से आपका दिमाग की अलग लेवल का होता हो, तो ठीक है ना। तो हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है नाम है सही वैल्यू। सबसे पहले हम समझते हैं कि चैप्टर का नाम सही वैल्यू, और नाम तो सकते हैं तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू चेंज होती है। कैसे होती है समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा आज मैं आप लोगों को, मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझसे 1000 रुपये आज ले लो, या फिर ये 1000 रुपये मेरे पास पड़े रहने दो, एक साल बाद मुझसे 1000 रुपये ले लो, तब कौन सा ऑप्शन आप करें? 1000 रुपये या तो आज ले लो या मुझसे एक साल बाद आकर के ले लेना, आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करोगे? एक साल बाद भी 1000 ही मिलेंगे। आज क्यों? वेरी गुड। इन्फ्लेशन
अगर आज मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, अगर मैं आज आपको 1000 रुपये देता हूँ तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर 1 साल बाद आप मुझे 1100 या 1200 दे रहे होते तो मैं सोचता या सोचती, बट अगर 1000 ही दे रहे हो तो इससे अच्छा तो मैं आज 1000 रुपये लेकर के इसको FD करवा देती हूँ, बैंक में करवा देता हूँ। तो 1 साल बाद अगर मुझे रिक्वायरमेंट 1 साल बाद की भी है, लेट से मैं आज आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ, बैंक में डलवा देता हूँ, 1 साल बाद बैंक से निकालता हूँ तो वो 1000 से ज़्यादा ही हो जाएगा पैसा, 1050 रुपये हो जाएगा लेट से, अगर 5% इंटरेस्ट मिलता भी है तो 50 रुपीज़। तो मैं आज आपसे 1000 रुपीज़ ले करके उसे इन्वेस्ट करके 1 साल बाद उसे 1050 या 1100 बना लूँगा या बना लूँगी, वो बेटर ऑप्शन है। मैं 1 साल बाद भी 1000 ही क्यों लूँ? अरे बात समझ। और दूसरे एंगल से समझो तो हमें क्या बताए कि भाई आज 1000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है 1 साल बाद वाले 1000 से, तभी आप आज 1000 रुपये लेना चाहते हो मुझसे। आ रही है मेंटालिटी में बात, समझ आ रही है? आज 1000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है 1 साल बाद वाले 1000 से, इसलिए आज आप 1000 रुपये मुझसे लेना चाहते हो। और समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लो, अगर आज आप डोमिनोज गए, लेट से आप घूम रहे थे लाजपत नगर मार्केट, वहाँ पे भूख लगी आप लोगों को, आपने सोचा कि यार डोमिनोज दिख रहा है और डोमिनोज चल के पिज़्ज़ा खाते हैं। हम गए पिज़्ज़ा खाने, ऑर्डर किया चीज़ बफ पेपी पनीर, उन्होंने बोला जी 500 रुपये, हाँ लो जी 500 रुपये, और अपने पिज़्ज़ा खाया। आपने कितने रुपये खर्च करे? 500, और आपने चीज़ बफ पिज़्ज़ा खाया, आपको क्या मिला? 100% सेटिस्फैक्शन, मज़ा आ गया वही खा करके, इससे टेस्टी तो कुछ खाया ही नहीं मैंने। फिर आप 1 साल बाद दोबारा लाजपत नगर की मार्केट में घूम रहे थे, आपको दोबारा भूख लगी, आपको 1 साल पुराना वक्त याद आया कि अरे यार मैंने 1 साल पहले यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया था, आओ आज दोबारा ये पिज़्ज़ा खाते हैं जा करके। आपने ऑर्डर किया कि भाई मुझे चीज़ बफ पिज़्ज़ा दे दो पेपी पनीर, जो मैंने 1 साल पहले लिया था। उन्होंने बोला ठीक है जी हम ऑर्डर दे रहे हैं, लाओ जी 600 रुपये। आपने बोला यार मेरे पास तो 500 रुपये बचे थे, मुझे लगा पिछले साल 500 मेरा काम हो गया था, आज भी हो जाएगा। उसने बोला जी अब तो महंगा हो गया पिज़्ज़ा, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो मैंने बोला कि 500 रुपये में क्या आ जाएगा? तो उसने बोला देखो पेपी पनीर पिज़्ज़ा तो आ जाएगा बट विदाउट चीज़ बफ, तो हम चीज़ बफ की जो लेयर लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, तो आप ले लो वो 500 में आ जाएगा। बोला ठीक है जी दे दो। मैंने उसको खाया बट मुझे क्या मिली? 80% सेटिस्फैक्शन। तो आज मैं 500 रुपये दे करके क्या खरीद रहा हूँ? 100% सेटिस्फैक्शन। बट 1 साल बाद 500 रुपये दे करके क्या खरीद रहा हूँ? 80% सेटिस्फैक्शन। तो बताओ आज के 500 ज़्यादा वैल्यूएबल है 1 साल बाद के 500? आज के। तो टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। बात समझ आ रही है आप लोगों को ये? अच्छा अगर मैं 100% सेटिस्फैक्शन ही लेना चाहता था 1 साल बाद, तो मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ते? 600। तो मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर आज मुझे 100% सेटिस्फैक्शन खरीदने हैं तो मेरे 500 रुपये लगते हैं, 1 साल बाद खरीदने हैं तो 600 रुपये लगेंगे। तो बताओ आज वाले 500 1 साल बाद वाले 600 एक बराबर हो गए? हो गए एक बराबर, यानी टुडेज 500 इज इक्वल टू 600 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। एक और एग्जांपल लो, क्या आपके घर वाले आपको ऐसा कभी बोलते हैं कि तुम्हारे टाइम में तो इतनी सब चीज़ें महंगी हो गई है, हमारे टाइम में 10 रुपये में हफ्ते भर की सब्जियां आ जाती थी? ऐसा बोलते हैं क्या? क्योंकि आपकी जनरेशन अलग है मेरी जनरेशन से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरी जनरेशन वाले मम्मी पापा तो बोलते हैं, ठीक है ना, कि हमारे टाइम में 10 रुपये में इतनी सब्जियां आती थी कि पूरे हफ्ते भर घर खा लेता था बैठ करके। क्या आज 10 रुपये में इतनी सब्जियां आ पाएंगी? आज 10 रुपये में 1 किलो आलू भी नहीं आता है, ठीक है ना। इतनी सब्जियां तो बहुत दूर की बात है कि पूरे हफ्ते लोग खा लें, ठीक है। तो बताओ 10 रुपये पापा मम्मी के ज़माने के और 10 रुपये आज के क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है? उस टाइम के 10 रुपये, और आज 10 रुपये की वैल्यू इतनी नहीं है, यानी टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि इस चैप्टर में यही सब चीज़ें हमें सीखनी है, समझनी है। आ गई बात? ठीक है, चलिए। तो हमें पता चल गया ये पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि अगर आज हम एक पिज़्ज़ा खाते हैं वो 500 का आता है, वही पिज़्ज़ा अगर हम 1 साल बाद खाते हैं तो 600 का आता है। क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू चेंज होती है। अगर आज मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, मैं उसे 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकता हूँ, बट पेट्रोल महंगा ही हो रहा है। 1 साल बाद क्या 100 रुपये से 1 लीटर पेट्रोल डलवा पाऊंगा? नहीं, कम डलेगा। तो आज के 100 रुपये ज़्यादा वैल्यूएबल हैं 1 साल बाद वाले 100 रुपये से। ठीक है, मैं आपको बहुत अलग अलग एग्जाम्पल ले लेके समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई तो एग्जाम्पल फिट बैठे कि क्यों टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस चैप्टर का नाम है। ओके, बात समझ आ गई? चलिए, इसी तरीके से ये आज के 100 रुपये कल के 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आज रात को पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आज 100 रुपये लीटर था, कल 102 रुपये लीटर हो गया। तो आज 100 रुपये में तो 1 लीटर पेट्रोल डल रहा है, बट क्या कल 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल डलेगा? नहीं डलेगा। तो आज के 100 रुपये कल के 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आती है बात समझ आप लोगों को ये? ठीक है, चलिए। तो ये जो चैप्टर है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो जो बच्चे CMA कर रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी, ठीक है ना, कि उनको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है और परपेचुइटी पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जो बच्चे CMA कर रहे हैं। बट जो बच्चे CA कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे बात समझ? ठीक है ना। बट मैंने क्या बोला, इस चैप्टर को हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि हमें पास होना है, अच्छे नंबर लाना है।
इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे क्या मोटिव है? हमें लाइफ के लिए एक लेसन सीखना है। तो लेसन तो सीए वाले बच्चों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सीएमए वाले बच्चों के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ो। हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट पहले 4 टॉपिक्स हैं, बट बाकी के टॉपिक्स आपकी नॉलेज ही इन्हेंस करेंगे। और दूसरी बात, ये जितने टॉपिक्स हैं ना, ये सारे के सारे आपको एनी हाउ पढ़ने ही पड़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल पर। इंटरमीडिएट लेवल पर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, उसके अंदर ये सब है, ठीक है ना। मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, बट ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक अलग सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, फाइनल लेवल पे भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी वजह से ये चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट को पता था कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बेस क्लियर करेगा फॉर इंटर एंड फाइनल लेवल के सब्जेक्ट्स। तो इसकी वेटेज ज़्यादा रखो, बच्चे अच्छे से पढ़ें, जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल पर एंड फाइनल लेवल पर उनको इतनी दिक्कत ना हो। आगे बात समझ। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो आपके यूज़ नहीं होने के मैथमेटिक्स के अंदर इंटर और फाइनल लेवल पर। ये जितने चैप्टर्स बच गए ना, ये वाले दिखाता हूँ मैं, इस चैप्टर को छोड़ दो, ये बच गए, ये बच गए, ये बच गए, ये बच गए, आपके फाइनल और इंटर लेवल पे कोई यूज़ के नहीं है। सिर्फ एक यही चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपके इंटर और फाइनल लेवल पे भी काम आएगा और ज़िंदगी भर काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम किससे शुरू करने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा आप लोगों को समझने में, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होकर के आते हैं। जो कैटेगरीज हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन मुश्किल होकर आ सकता है सिंपल इंटरेस्ट का। पहले हमें समझना ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। लेट से आप सीए बन गए, आपके पास आपका एक फ्रेंड आया, बोलता है भाई तू तो सीए आदमी है, खूब कमा रहा है, प्लीज़ मुझे 1 लाख रुपए उधार पे देते, यानी एज अ लोन मुझे दे दे। मतलब ठीक है मैं दे देता हूँ, बट मैं फ्री में नहीं दूंगा, तो मेरा दोस्त है फिर भी, ठीक है ना, मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, क्योंकि भाई मैं सीए इतनी मेहनत से किया है भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ठीक है ना। तो आपने बोला कि मैं 10% इंटरेस्ट पर एनम तुझसे लूँगा, बट हाँ तेरे लिए एक रिलैक्सेशन मैं ये दे सकता हूँ कि मैं सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करूँगा तुझसे, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी रिलैक्सेशन क्यों आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है ना। आपने दोस्त से पूछा भाई कितने टाइम बाद तो ये लोन मुझे रीपे कर देगा, ये सारा पैसा कितने टाइम बाद विद इंटरेस्ट चुका देगा? तो उसने बोला 3 साल का टाइम दे दे मुझको, 3 साल तक मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे उसके लिए लोन चाहिए था तुझसे, 3 साल बाद मेरी जॉब लग जाएगी, मैं तुझे सारा पैसा लौटा दूंगा विद इंटरेस्ट। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फ्रेंड आपको 3 साल बाद कितना पैसा लौटाएगा? 1,30,000। कैसे आया? 1 लाख का 10% 10,000 होता है, ये हो गया आपका पहले साल का इंटरेस्ट। 1 लाख का 10% अगेन 10,000 ही रहेगा भाई, दूसरे साल भी चेंज तो नहीं हो जाएगा। और 1 लाख का 10% अगेन 10,000 रहेगा थर्ड ईयर भी। तो आप दोस्त को बोलोगे कि भाई देख 3 साल बाद मेरा एक तो प्रिंसिपल लौटा मुझको, इसको क्या हम बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है ना, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट लौटा 3 साल का, जो कि हो गया 10 + 10 + 10 30,000। तो मुझे 1,30,000 रुपीज़ लौटा दे मेरे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकलता है जल्दी बताइए? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सिंपल इंटरेस्ट की, तो ये कैसे निकलता है? हमने क्या किया? हमने 1 लाख को मल्टीप्लाई किया किससे? 10% से, तभी तो हमारा 10,000 आया। फिर हमने इसको 3 बार ऐड किया, यानी मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन के बताइए? P × R × T अपॉन 100। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट, ये हो गया टाइम, PRT अपॉन 100। आगे बात समझ आप लोगों को? कुछ बचपन की यादें रिफ्रेश हो रही है? बचपन में छोटे छोटे थे तब पढ़ते थे इन चीज़ों को, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जगह क्या लिख सकता हूँ? PRT बाय 100। तो बताओ जी, P अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 + RT अपॉन 100। तो जी अमाउंट का फॉर्मूला भी बन गया हम लोगों का। अच्छा, आपको है ना बुक्स जो मिलेंगी उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रजिस्टर आपको 4 बनाने हैं, जो मैथमेटिक्स का रजिस्टर होगा उसमें आपको ये चीज़ लिखनी है, नोट डाउन करनी है। अच्छा, जो लेक्चर है ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है ना, आप वहाँ से भी इसको देख करके कॉपी कर सकते हो आराम से। हाँ, बुक्स अभी ले जाना क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो आप तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप आज ले लो, बट बाकी बच्चों के रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। चलिए आइए जी, आइए। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। क्या? पहली चीज़, जो प्रिंसिपल होता है
अलग अलग ईयर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए वो कांस्टेंट रहता है। क्या मेरा प्रिंसिपल चेंज हुआ टाइम के साथ? नहीं। पहले साल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी क्या था 1 लाख, दूसरे साल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी क्या था 1 लाख, और तीसरे साल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी क्या था 1 लाख। दूसरी चीज़, जो इंटरेस्ट होता है वो भी हर साल सेम रहता है, यानी प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है और इंटरेस्ट भी सेम रहता है। इंटरेस्ट जो पहले साल का था वही दूसरे साल का था और वही तीसरे साल का भी था। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ से दिमाग में बैठानी है कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में प्रिंसिपल इज कांस्टेंट एंड सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज ऑलवेज सेम। लिख लें इस चीज़ को, नोट कर लेते हैं। पहला नोट, इन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल इज सेम oblique कांस्टेंट, एंड दूसरा, इन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर। लिखो। ठीक है जी, क्लियर है? पक्की बात? अब देखिए हमारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में हमसे पूछे जाते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतना आसान नहीं होता। देखो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर आपको ये देखो 4 आइटम्स हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक आइटम हो गया, प्रिंसिपल दूसरा आइटम हो गया, रेट तीसरा आइटम हो गया और टाइम चौथा आइटम हो गया। इन 4 आइटम में से कोई भी 3 आइटम गिवन हो सकते हैं, कोई भी 3। ठीक है ना? आपको हो सकता है प्रिंसिपल रेट टाइम देता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम देता है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और टाइम देता है, आपको रेट निकालना है। और आखिरी आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और रेट देता है, आपको टाइम निकालना है। 4 में से कोई भी 3 चीज़ गन होगी, आपको चौथी चीज़ निकालनी है। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, ये कोई भी बच्चा कर लेता है। बट अब हम समझते हैं ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं अलग अलग केसेस के थ्रू जो आपको थोड़ा दिक्कत देती हैं। पहला समझो, व्हेन 2 अमाउंट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड रेट और प्रिंसिपल। आपको 2 अलग अलग अमाउंट गिवन होंगे, आपको रेट या फिर प्रिंसिपल निकालना होगा। कैसे होते हैं क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, मजेदार है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 in 2 years एंड 7400 in 3 years। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद वो 6200 बन गया और 3 साल बाद वो 7400 बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 6200 2 साल बाद ये जो लिखा हुआ है फिगर, ये अमाउंट है या ये प्रिंसिपल है? लिखा हुआ है अमाउंट्स टू, यानी कि अमाउंट है। अमाउंट आफ्टर 2 years एंड अमाउंट आफ्टर 3 years, यानी कि इस अमाउंट के अंदर एक तो प्रिंसिपल इंक्लूडेड है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इसके अंदर प्रिंसिपल इंक्लूडेड है और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ आ गई आप लोगों को? द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोग क्या करते हो मैं बताऊं? मैं बताता हूं आप लोग क्या करते हो। आपको पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100, P 1 + RT/100, यही होता है फॉर्मूला। देखो ये रहा। ओके जी, अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर पहली इक्वेशन बनाएंगे, 6200 इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट पता नहीं सर, टाइम पता है 2 years अपॉन 100। और सर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, 7400 इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट पता नहीं, टाइम 3 years अपॉन 100। 2 इक्वेशन बन जाएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, P आ जाएगा, फिर एक इक्वेशन में P की वैल्यू पुट करेंगे, R आ जाएगा। ये आप लोग करते हो स्कूल लेवल पे, ऐसे तो सिखाया जाता है आप लोगों को। बट क्या ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा? नहीं। तो यानी कि हमें ये वाली अप्रोच यूज़ नहीं करनी यहाँ पर। हमें पता है कि भाई हमें फाउंडेशन निकालना है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो मैटर भी नहीं करता आपकी प्रेजेंटेशन के, आपका सही आंसर मैटर करता है। प्रेजेंटेशन के नंबर थोड़ी ना मिलते हैं MCQ बेस्ड पेपर के अंदर।
और वहाँ पे ये भी मैटर नहीं करता आपने आंसर कैसे निकाला है, सही आंसर क्या है ये मैटर करता है। तो जब आपको ये सिर्फ सही आंसर से मतलब है तो ये फॉर्मेट, ये पूरा इक्वेशंस बनाने की क्यों करना, हम इजी तरीके से करेंगे। अब इजी तरीका समझो, बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल है बेसिकली। अगर ये प्रिंसिपल होता है, ये टाइम फर्स्ट ईयर, ये टाइम सेकेंड ईयर, ये टाइम थर्ड ईयर, तो बताओ मुझे सेकेंड ईयर बाद का अमाउंट दिया हुआ है और थर्ड ईयर बाद का अमाउंट दिया हुआ है। मुझे बताओ ये जो अमाउंट का डिफरेंस है कितने का है, 1200। ये 1200 का डिफरेंस क्यों आ रहा होगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट अगर 1200 रुपये थर्ड ईयर का है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का कितना होगा, वेरी गुड। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है, सेम होता है। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर बताओ सेकेंड ईयर बाद का अमाउंट कितना होगा, 1,20,000 और थर्ड ईयर बाद का अमाउंट कितना होगा, 1,30,000। तो अगर मैं बोलूँ कि इन अमाउंट के बीच में डिफरेंस 10,000 का है, वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस इन अमाउंट वो क्या है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है। और हमें पता है कि अगर ये इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 10,000 है तो पहले साल का भी 10,000 है और दूसरे साल का भी 10,000 है, तो यहाँ पर भी तो वो चीज़ अप्लाई होगी ना भाई, होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 60 to 100 में बोलता हूँ अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ जी 60 to 100 में प्रिंसिपल कितना है ये तो नहीं बता, बट सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पहले साल का दूसरे साल का 1200 टोटल 2400। आगे बात समझ। तो बताओ कि आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब क्या ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। आपको इनका डिफरेंस देखना है 1200, तो ये भी 1200 ये भी 1200, 60 to 100 में 2 बार 1200 माइनस करना, आपका प्रिंसिपल आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में रेट भी निकालना है, बट जब हम ऑप्शन देखते हैं तो प्रिंसिपल 3800 सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर है, तो क्या हमें रेट निकालने की भी जरूरत है अब इस क्वेश्चन में, नहीं। हम बोलेंगे कि भाई जब 3800 सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, बी और सी में है ही नहीं, तो भाई ए ऑप्शन सही होगा। ये टाइम सेविंग ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। आपको ये ट्रिक्स यूज़ करनी है। आप रेट निकालने बैठ गए और वो टाइम लगा करके ये आ रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अच्छा अगर 3800 दो जगह दे दिया प्रिंसिपल, तो फिर आपको रेट निकालना पड़ेगा, फिर आपके पास कोई तरीका है। अच्छा रेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने एक टेस्ट दिया 20 नंबर का और उसमें आपके 12 नंबर है, तो आपके कितने परसेंटेज मार्क्स है, कैसे निकालते हो, 12/20 × 100, यही करते हो। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैंने आपको 3800 रुपीज़ दिए और आपने मुझे उस पर 1200 रुपये इंटरेस्ट दिया 1 साल का, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रिलेट कर पा रहे हो। अगर मैंने आपको 3800 रुपीज़ दिए और आप 1 साल का इंटरेस्ट मुझे 1200 रुपये देते हो, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकालेंगे, 1200/3800 × 100, बताओ जी कितना आएगा। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 1200, प्रिंसिपल कितना है, अभी अभी हमने निकाला 3800 × 100, बताओ जी कितना आ रहा है, 12/38 × 100, यार है 31.57। क्या इसको करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे अगर आपको पता है क्या करना है तो, नहीं, कैलकुलेटर पे ही होगा। इधर जो आ गया 31.57, आ गई बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना, एकदम इजी है। अच्छा आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि सर देखो हमें अमाउंट पता है, हमें इंटरेस्ट पता है, अब हमें प्रिंसिपल भी पता है और हमें टाइम भी पता है 2 साल, और जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट वाला उसमें रेट निकालते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं बताओ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो कि नहीं पता इनटू टाइम 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल बाद का अमाउंट आपने लिया है, अपॉन 100, और आप इसको सॉल्व करके रेट निकालते हैं। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको 1200 रुपये मिलते हैं ऑन 3800, तो उसका रेट निकालो 1200/3800 × 100, जैसा परसेंटेज निकालते हो अपनी 12/20 × 100। ओके, एनी डाउट्स, क्लियर, इजी। अच्छा एक तरीका और भी है, अगर ये तो सबसे इजी तरीका मैंने आपको बता दिया ये वाला, बट अगर आपको थोड़ा और समझना है तो आप ये भी कर सकते हो। देखो आपको पता है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2400,
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2,40,000 इज इक्वल टू 3800 इंटू 2 कितना होता है 7600 आर। तो आर कितना आ जाएगा 2,40,000 अपॉन 7600। बताओ कितना आ रहा है, कर लेते थोड़ा तो ना, तो ऐसे बता दिया 31.57%। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, बट आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। सबसे आसान तरीका तो यही था जो मैंने आपको बताया, 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अच्छा, इसकी और भी ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बेस्ट है। ठीक है ना, अगर और ट्रिक्स जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सुनो भाई, वैसे इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, बट स्टिल एक रटने वाली ट्रिक भी है, रटने वाली। आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बनानी है जिसके अंदर फिगर्स भरनी है 4। एक आपको यहाँ पे लिखना है टाइम क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। आपको 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का टाइम गिवन है तो 2 और 3 लिख दिया। 2 का अमाउंट गिवन है 60 to 100 तो 2 के ऊपर लिख दिया 60 to 100, 3 के ऊपर लिख दिया 7400। ठीक है जी। अब आपको पहले निकालना है अगर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, SIPA, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो इसका सिंपल सा तरीका है 7400 और 60 to 100 का डिफरेंस लिखो और 3 और 2 का डिफरेंस लिखो। अब ये क्या हो रहा है बताओ, 1200 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 1200। ठीक है जी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे टाइम गैप 2 साल का होता तो 1200 अपॉन 2 1 साल के कितना आ जाता 600 रुपये। तो 600 दूसरे साल का 600 तीसरे साल का, इस तरीके से हो जाता वो। अच्छा, अब दूसरा आपको प्रिंसिपल अगर निकालना है, प्रिंसिपल, तो इसका सुनो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है इसका टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6200 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7400 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 माइनस 2। जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना 3 और 2, इनका डिफरेंस 3 माइनस 2। बताओ जी कितना रहे, 18,600 और 14,800। कितना आ जाएगा, ये आएगा आगे से आंसर। अब आखिरी है रेट कैसे निकालना है। तो रेट निकालने के लिए पहला वाला आंसर अपॉन दूसरा वाला आंसर इंटू 100। तो पहला वाला था 1200, दूसरा वाला है 3800, पहला वाला अपॉन दूसरा वाला इंटू 100, वही आ जाएगा ये 31.57%। ओके, तो ये तरीका रटने वाला तरीका है बेसिकली। इसमें क्या समझाऊं मैं, ये तो रटने की चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये सब करना है। समझने वाला तरीका से पहले मैंने आपको समझा दिया, वो ज़्यादा ईजी है देखा जाए तो। क्लियर, समझ आ गई सबको बातें, मज़ेदार है। ठीक है, चलिए। तो केस 1 बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए, जिसमें आपको क्या होता है, 2 अमाउंट गिवन होते हैं और आपको क्या निकालना होता है, रेट या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, 2 अमाउंट्स गिवन होता है, आपको रेट या फिर प्रिंसिपल निकालना होता है। केस 2, व्हेन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल या फिर रेट। कैसे होता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched ₹63 more. The sum is, क्वेश्चन समझते हैं। A sum was put at simple interest, इसका क्या मतलब है, मैंने कुछ प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पर। तो यानी कि जो यहाँ पे सम वर्ड यूज किया जा रहा है वो किसके लिए है, प्रिंसिपल के लिए। अच्छा, a sum was put at simple interest, क्या वो मुझे पता है कितना है, नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि ये P है, लेट द प्रिंसिपल बी P। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट। अच्छा, क्या मुझे रेट पता है, नहीं, इसको मैं R ले लेता हूँ, लेट द रेट बी R। एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स, क्या मुझे टाइम पता है, हाँ जी 3 ईयर्स। यानी अ सम वाज पुट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स। इसमें एक चीज समझ आती है कि प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, रेट कितना है नहीं पता, बट टाइम कितना है 3 साल हमें पता है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे। हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट, अगर मैंने यही सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया होता एट 1% हायर रेट तो इट वुड हैव फेच्ड 63 मोर। तो जो मुझे एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट मिलता वो कितना होता,
इट वुड हैव फेच्ड 63 मोर। इसका क्या मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है उसमें अगर मैं प्लस 63 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 1% एक्स्ट्रा रेट की वजह से वो, यानी अगर मेरा रेट 1% बढ़ा दिया जाए तो मेरा जो इंटरेस्ट बढ़ेगा वो 63 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? ये 3 साल में। यानी कि ऐसे समझो, एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रुपये है, रेट 10% है और टाइम 3 साल है, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 300। बट अगर मैं रेट बढ़ा दूं 1% से तो ये कितना आ जाएगा? 330। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि अगर मेरा 1% रेट बढ़ा दिया जाए तो इट वुड फेच मी ₹30 मोर। ये बोलूँगा ₹30 मोर। तो यहाँ पे 30 की जगह क्या दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है कि इट वुड हैव फेच्ड ₹63 मोर। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको क्या फाइंड करना है? सम यहाँ पे किसको रेफर किया जाए? प्रिंसिपल को, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा है मुश्किल, लग रहा है कि नहीं लग रहा कि सर ऐसे कैसे होगा? बट अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक, ये 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, तीनों ही फॉर्मूले में कॉमन क्या है? ये तीनों ही फॉर्मूले एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट के हैं। फर्क क्या है? पहले वाले फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 की जगह क्या है? PERT/100, जिसमें P क्या होगा? प्रिंसिपल, ER क्या होगा? एक्स्ट्रा रेट, और T होगा टाइम अपॉन 100। दूसरे वाले में EP मतलब एक्स्ट्रा प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। फिर आखिरी वाले में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू एक्स्ट्रा टाइम अपॉन 100। तो इन तीनों में एक्स्ट्रा है, एक में प्रिंसिपल के साथ एक्स्ट्रा, एक में रेट के साथ एक्स्ट्रा, एक में टाइम के साथ एक्स्ट्रा है, और इस साइड एक्स्ट्रा तीनों में ही कॉमन एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट। ये 3 फॉर्मूलेज हैं। अब आपको इन तीनों में से एक फॉर्मूला यूज करना है, बताओ कौन सा वाला करोगे इस क्वेश्चन के अंदर? क्यों? क्योंकि देखो हमें एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट तो दिया ही दिया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा रेट दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा रेट और एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले फॉर्मूले में है, तो भाई पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा। आई बात समझ? हाँ या ना? समझ आया? क्लियर है? इस क्वेश्चन में 2 चीज एक्स्ट्रा गिवन है, एक एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट और एक एक्स्ट्रा रेट। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जिसमें एक एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट होगा और एक्स्ट्रा रेट होगा, वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारा पहला वाला फॉर्मूला है। तो बताओ एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना है? 63। प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता, वही तो निकालना है। एक्स्ट्रा रेट कितना है? 1%, और टाइम कितना है? 3 साल। 3 अपॉन 100, तो 6300 इज इक्वल टू 3P हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा? 6300 अपॉन 3, यानी कि 2100। लो जी, आ गया आंसर। ठीक है ना? आप इसको बड़ी बड़ी इक्वेशंस बना करके करते, लगता टाइम। हमको 1 मिनट के अंदर अगर क्वेश्चन करना है तो इन ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में। आई बात समझ? पक्की बात? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करते हैं। तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट वाला, उससे भी कर सकते हो, और एक दूसरा तरीका भी है, लॉजिकल तरीका एकदम। क्या है? ये भी केस टू बेस्ड क्वेश्चन ही है। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इंक्रीजेस बाय 768 if the rate of interest is increased by 4%. If the rate of interest is increased by 3%, the interest will increase by। क्या बोला कि हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा कुछ रेट पे कुछ टाइम के लिए, और इस पर हमें कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। बट अगर मैं इस रेट को इंक्रीज कर दूं 4% से, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है? 768। और ये बोलना चाहते हैं कि अगर इसी रेट को मैं इंक्रीज कर दूं 3% से, तो बताओ मेरा ये कितने से इंक्रीज होगा सिंपल इंटरेस्ट? तो एक चीज तो क्लियर है कि मेरा आंसर 768 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा, क्योंकि अगर 4% इंक्रीज हुआ रेट तो एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 768। तो अगर 3% इंक्रीज हुआ तो कम ही होता है ना 768 से। तो बताओ 768 से कम तीनों ही ऑप्शन है, बताओ। ये तो दिक्कत हो गई भाई। अगर कोई एक ऑप्शन ही कम होता तो उसको टिक कर देते, बट तीनों ही कम है, कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, यूनिटरी मेथड याद है आप लोगों को? उससे भी हो जाएगा ये। यूनिटरी मेथड क्या था पहले याद दिलाता हूँ जिन बच्चों की मैथ्स वीक है। अगर मैं 10 पेन खरीद करके लेके आता हूँ 100 रुपए के, तो बताओ जी 15 पेन कितने के आएंगे? तो हम क्या करते थे? लेट दिस बी x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। 10x इज इक्वल टू 15 इंटू 100। तो x कितना हो जाता? 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। 1 0 से 1 0 गया, आंसर आ गया 150। याद आ गया यूनिटरी मेथड?
बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लो भाई। मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर मेरा रेट 4% से बड़ा है तो एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट में अर्न करता हूँ 768। अगर मेरा रेट 3% से बड़ा होता तो मैं कितना एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट अर्न करता, लेट्स से x। तो 4x परसेंटेज कैंसिल आउट कर दो, 4x इज इक्वल टू इंटू 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 4% करता है, यहाँ पे 3% करता है, अपॉन 100 कट जाता है भाई। बात समझ आ रही है? तो पहले काट दो, लिखने की जरूरत ही क्या है। तो x कितना हो जाएगा 576। करके देख लो उसको सॉल्व, पॉइंट में आएगा ही नहीं आंसर। कर 576 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ या ना? क्वेश्चन हो गया, ये हो गया यूनिटरी मेथड से। बट अगर आपको इस क्वेश्चन को लास्ट वाले क्वेश्चन वाली ट्रिक से करना है, एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट वाली ट्रिक से, तो उससे भी हो जाएगा। कैसे होगा सुनो। हमें पता है एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, एक्स्ट्रा रेट कितना है, टाइम कितना है जब नहीं पता होता तो हम अज्यूम करते हैं 1 साल का क्वेश्चन है, यानी जो डिफरेंस है 1 साल की वजह से आ रहा है इंटरेस्ट में 1 PRT पर 100। तो P कितना आ जाएगा बताइए? 76800 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4, 19,200। बताओ, ये समझ आ गया? प्रिंसिपल आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और आपको प्रिंसिपल, आपको एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल गिवन है, आपको एक्स्ट्रा रेट गिवन है, आपको टाइम गिवन है अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा 576। ठीक है ना? एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लग जाए, एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एक्स्ट्रा रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमें एक्स्ट्रा रेट गिवन था 3% और हमने एक्स्ट्रा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। टाइम बचाने के लिए यूनिटरी मेथड हाँ, बट यूनिटरी मेथड इस केस में बेस्ट है, वो उससे ज़्यादा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। अच्छा, यूनिटरी मेथड जब जब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तभी तभी लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मत लगा देना उस चीज़ को, उसमें नहीं अप्लाई होता वो। ठीक है ना? चलिए, केस 2 समझ आ गया हम लोगों को। When relationship between principal and amount is given, we have to find time। क्या? When relationship between principal and amount is given and we have to find time। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और सुपर इजी। देखो भाई, अप्रोच बाद में समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन को लॉजिकली समझेंगे। A sum of money double itself in 10 years। The number of year it would triple itself is। कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, 10 सालों में डबल हो गया, तो बताओ ट्रिपल होने में कितने साल लगेंगे? आप लोगों ने ये अज्यूम किया कि भाई जब पैसा डबल हो गया उसके बाद मैंने उसे री इन्वेस्ट किया और फिर मुझे देखना है कि वो और कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगा। बट ऐसा क्वेश्चन में लिखा थोड़ी ना कि आपको री इन्वेस्ट करना है, आपको तो उसे ऐसे ही पड़े रहने दें जैसे वो अभी 10 साल पड़ा हुआ था। तो समझने की कोशिश करते हैं, देखो समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 10 लिखता हूँ और मैं प्रिंसिपल अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द प्रिंसिपल भी 100, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया? ये तो बोल रहे 10 साल में पैसा डबल हो गया, तो 100 का 200 हो गया। ठीक है ना? आप 1000 2000 भी लिख सकते हो, आप x 2x भी लिख सकते हो, बात एक ही है। मुझे एक बात बताइए, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इस केस में कितना होगा? अगर हर साल 10-10 रुपये बढ़ेगा तो 10 सालों में 100 रुपये बन जाएंगे, तो आपका अमाउंट 200 रुपये हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट होता है। आपका पैसा डबल हो गया, 100 के 150 हो गए। कैसे? अगर आपने हर साल 10 रुपये कमाए। अच्छा, अगर आपको ट्रिपल करना है, 300 करना है, तो और 10 साल लगेंगे भाई, क्योंकि आप हर साल 10-10 रुपये कमा रहे हो, तो और 100 रुपये कमाने में और 10 साल लगेंगे। आगे बात समझ आपको? बच्चे इसका 15 साल आंसर देते हैं, बट वो क्या गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो 10 साल बाद अमाउंट है उसको हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बताओ ट्रिपल कितने साल में हो जाएगा? बट ऐसा तो कोई लिखा ही नहीं है। ठीक है ना? आपका वो प्रिंसिपल वही रहेगा जो अभी था, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। आगे बात समझ? अगर समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ट्रिक से समझो। ट्रिक बहुत इजी होती है इसकी। आपको अगेन एक लाइन बनानी है, बट इस केस में आपकी लाइन में एक बीच में डैश भी आएगा। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक लाइन बनाई थी,
ठीक है, कौन से क्वेश्चन पे बनाई थी? इस वाले क्वेश्चन में। ये देखो, ये एक लाइन बनाई थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बट इसमें हमने 2 ही एंड्स दिए थे, ठीक है ना। ये कब होता है? जब हमें 2 अलग अलग अमाउंट्स गिवन होते हैं। बट अगर हमें एक ही अमाउंट गिवन है और हमें तीसरा अमाउंट का आइडिया दिया हुआ है कि वो ट्रिपल कितने सालों में हो जाएगा, तो हमें इस तरीके की लाइन बनानी है। अब मुझे एक बात बताइए, ये है 0 ईयर, ये है 10 ईयर, क्योंकि 10 ईयर में पैसा कितना हो गया? डबल हो गया। इसको अज्यूम करो 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200। क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है कि कितने सालों में पैसा ट्रिपल हो जाएगा, यानी हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन बोलता है कि 10 सालों में पैसा डबल हो गया, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, द नंबर ऑफ ईयर इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। बताओ कि जी ट्रिपल कितने सालों में हो जाएगा? तो 0 10, 100 का 200 हो गया, तो 300 कितने सालों में हो जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। अब ट्रिक क्या है वो सुनो। आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है यहाँ पर, यानी 300 और 200 का डिफरेंस, 200 और 100 का डिफरेंस, 10 और 0 का डिफरेंस, और क्वेश्चन मार्क और 10 का डिफरेंस। इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब आपको x निकालना है अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है दिस अपॉन दिस इनटू दिस, ठीक है ना। दिस, ये अगर मैं 1 बोलूँ, ये अगर मैं 2 बोलूँ, और ये अगर मैं 3 बोलूँ, और इसको 4 बोलूँ, तो 4 निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 3। आ गई बात समझ? तो बताइए जी 100/100 इंटू 10 कितना आ जाएगा? ये 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर ये 10 है और इसका डिफरेंस भी 10 है, तो बताइए कितना होगा? 20। आई बात समझ आप लोगों को? अगर ये 10 है और इसका डिफरेंस भी 10 है, तो ये कितना होगा? दिस प्लस दिस 20। बस हो गया, आंसर आ गया। ये है इसकी ट्रिक जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है अप्रोच के थ्रू, कि भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 300 है हमारा, ये 200 है हमारा, और ये 100 है हमारा। तो हमें क्या करना है? 100m माइनस 100n करना है, यानी 300 माइनस 200 करना है, कितना आ जाएगा? 100। फिर हमें 100n माइनस 100 करना है, कितना आ जाएगा? 200 माइनस 100 यानी कि 100। फिर हमें यहाँ पे 10 गिवन है, यहाँ पे 0 गिवन है, तो 10 माइनस 0 करना है, कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे मैंने ले लिया x। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है? दिस थिंग यानी 100m माइनस 100n अपॉन दिस थिंग यानी कि 100n माइनस 100 अपॉन दिस थिंग यानी कि t1 माइनस 0। तो आपका x आ जाएगा ये, और जब आप t1 में x ऐड करोगे तो आपका t2 आ जाएगा। आगे बात समझ? ये थी आपकी ट्रिक। क्या थी ये? ट्रिक। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं भी है, आप इसको इमेजिन करके भी कर सकते हो कि भाई अगर 10 सालों में पैसा डबल हो रहा है, यानी कि 100 का 200 हो रहा है, यानी मैंने हर साल कितना कमाया? 10 रुपये। अगर 10 सालों में मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 10 सालों में 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो हर साल कितने कमा रहा हूँ? 10 रुपये। तो अगर मुझे और 100 रुपये कमाने, तो मुझे और कितने साल लगेंगे? 10 साल ही लगेंगे भाई, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम ही रहता है। तो मेरे ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा पैसा? 20 सालों में। 10 में डबल और ट्रिपल 20 में। बात समझ आ गई? इजी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। आपका केस 3 तक मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चंस। अब हम अगली क्लास में केस 4 केस 5 करेंगे। और अभी ये चैप्टर तो बस एकदम आप क्या समझ लो, टेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना, टेस्ट कर रहे हो। अभी तो इसका असली जो वो है ना इम्पॉर्टेंस, वो आपको पता चलेगी जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होगा, ख़त्म होगा, और फिर जब एन्युटी शुरू होगा, तब इस चैप्टर का आपको असली वो पता चलेगा इम्पॉर्टेंस क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर सभी को।